इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, हर तरह के टाइप में आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो व्यतिकरण होता क्या है? तो व्यतिकरण में देख लो, यदि कला संबद्ध स्रोत हैं और उन तरंगों को आपस में मिला दोगे तो उसकी तीव्रता बदल जाएगी। कला संबद्ध जो स्रोत जो होते हैं वो एक ही जगह से नहीं होते। जैसे मान के चलो मैं यहाँ से आवाज़ करूँ और इस तरह से देख मेरी आवाज़ कैसे चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पर 2 भाग यदि ये कर लिया ना, तो ऐसे लगाने पर ये सोर्स अलग हो गया, ये सोर्स अलग हो गया, 2 भाग हो गए, है ना। और ऐसे बोलूंगा तो मेरी आवाज जो है आपको अलग अलग सुनाई दे रही है, अभी अलग है और अभी बोलता हूं तो क्या हो गया, अलग हो गया। क्योंकि एक ही स्रोत से अलग अलग तरंगें निकलती हैं, दोनों कला संबद्ध होती हैं। जो इस डायरेक्शन में जा रही है उसकी भी तीव्रता और आवृत्ति और कलांतर, और जो इस डायरेक्शन में जा रही है उसकी तीव्रता, आवृत्ति और कलांतर दोनों कैसे हैं, समान है। समान है, डायरेक्शन भर अलग है, तो ऐसे स्रोत को हम क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत। और जब ऐसा ही हम रख लेते हैं तो तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण सिंपल सा है, देखो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली 2 तरंगे, पहले इसका मतलब समझो। हाँ इधर देखना है अभी, ठीक है। हाँ। कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली कितनी तरंगे, 2 तरंगे। अभी मैं स्रोत बना के दिखाया, कोई भी ऐसा स्रोत हो जिसके आप 2 टुकड़े कर सकते हो, वो कितनी तरंगे बन जाएंगी, 2 तरंगे अलग अलग दिशा की। ठीक है, अब ये कि आपस में क्या होंगी, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होंगी, आपस में मिलेंगी। अध्यारोपण का मतलब उनका क्या है, मिलना। तो उनकी तीव्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। इसके पहले आप व्यतिकरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। आप बहुत प्रकाश के बारे में पढ़े हो कि परावर्तन होता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अपवर्तन होता है, ये भी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ प्रकाश में 3 घटनाएं और हमको पढ़ना है जो नई नई है। एक हम व्यतिकरण पढ़ेंगे, एक विवर्तन पढ़ेंगे और एक ध्रुवण पढ़ेंगे। ये नई घटनाएं हैं, प्रकाश के साथ होती है। तो देखो परावर्तन में क्या है, प्रकाश टकराया, लौट के उसी माध्यम में आ गया, है ना, वापस आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन या परावर्तन बोलेंगे। यदि माध्यम के भीतर घुस गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन। यदि वो अपनी तीव्रता बदल दिया, है ना, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव आ गया, तब हम उसको क्या बोलने लगते हैं, व्यतिकरण। तीनों कंडीशन समझ में आया। परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश लौटेगा। अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश माध्यम में घुसेगा। और यहां पर व्यतिकरण में क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता जो इंटेंसिटी है उसकी क्या होगी, चेंज होगी। तो प्रकाश यदि सिंपल सा एक लाइन में आ जाए खाली स्थान भरने के लिए कि प्रकाश में तीव्रता का परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है, तो तीव्रता का परिवर्तन क्या कहलाएगा, व्यतिकरण। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो चलिए व्यतिकरण की परिभाषा क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आपको 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो स्रोत कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध। तरंगें कितनी होनी चाहिए, 2। वो तरंगें आपस में क्या होंगी, मिलेंगी, तो तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा। यदि अध्यारोपण शब्द न आए तो लिख देना कि मिलती है, आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। तो देखिए कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली 2 तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, व्यतिकरण। ठीक है। अब व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक संपोषी है और एक क्या होता है, विनाशी। इस धरती में भी 2 तरह के लोग थे, एक राक्षस थे जो इस धरती को बिगाड़ते थे और एक भगवान थे जो धरती को बनाते थे। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव संसार का नियम ही है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, कुछ बिगाड़ रहा है कुछ बना रहा है। इसी तरह से तरंगें भी हैं, संपोषी माने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये विनाशी माने क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव, विनाश करने वाला। अब ऐसे समझो कि आप लोग एक महफिल में, म्यूजिक की महफिल में बैठे हो, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है और कोई गा रहा है और कोई नाच रहा है। यदि सारे एक सुर में ही काम करते होंगे तो वो एक तरह का क्या कहलाया, संपोषी कहलागे। उसी धुन में सारा कुछ काम हो रहा है। अब तबला वाला अपने मन का बजाए, नाचने वाला अपने मन का नाचे और सब कुछ, ये क्या होगा, किसी को देखने का मन न करेगा, लोग उठ करके भाग करके चले जाएंगे। वो कैसा हो गया, विनाशी कहला गया। ठीक है। तो अब यहां पर हमको संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा लिखना है और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा निकलना है। एक लाइन में भी लिख सकते हो और इस लाइन को रिपीट भी कर सकते हो।
व्यतिकरण में जब तीव्रता अधिकतम हो जाती है, सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा, व्यतिकरण में तीव्रता क्या हो जाए, अधिकतम, तो उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और यदि व्यतिकरण में तीव्रता क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। पूरी परिभाषा अब इसी को मैं लिख दिया हूं कि बार बार आपको तैयार न करना पड़ेगी, तो इसको भी लिख सकते हो, है ना। स्रोत कैसा हो, कला संबद्ध। कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली दो तरंगें अध्यारोपित हो और इनकी तीव्रता क्या हो जाए, अधिकतम, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब पूरा वही है, कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली दो तरंगें अध्यारोपित हो और उनकी तीव्रता क्या हो जाए, न्यूनतम, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो ये तीन परिभाषा देता है, इस शब्द को भर बदलना है। तीव्रता में परिवर्तन, व्यतिकरण। तीव्रता हो गई अधिकतम, संपोषी व्यतिकरण। तीव्रता हो गई न्यूनतम, विनाशी व्यतिकरण। बस यहां पर इस शब्द को बदलोगे तो तीनों परिभाषाएं बन जाएगी। बार बार आपको परिभाषा याद नहीं करना है, ठीक है। एक ही परिभाषा का ये तीनों भाग है। इतना क्लियर हुआ। अब संपोषी व्यतिकरण होगा कब यार, उसकी शर्त क्या है, क्या चीज है, हम क्या करें कि वो संपोषी व्यतिकरण में आए। तो इसके लिए तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो शून्य और पाई का कैसा होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, शून्य क्या है, सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, हाँ, शून्य कोई श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि जो सम विषम बनाया गया है ना, वो प्राकृतिक संख्याओं का बनाया गया है। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो नहीं होता, पूर्ण संख्या में जीरो होता है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू हो गई, 1 2 3 से, उसमें तो शून्य है ही नहीं। तो ये सम विषम कुछ नहीं कह सकते, शून्य न सम है न विषम है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए अलग से शून्य लिखा गया है। अब देखो कलांतर और इसका मतलब समझाऊं पहले, तब फिर आपको वो दिमाग में बैठे। थोड़ा सा देखते हैं कलांतर और पथांतर का मतलब क्या है? सम गुणक का मतलब होता है सम संख्या का गुणक, सम संख्या के साथ गुणा। थोड़ा सा इसको समझना, मान लो, थोड़ा देखते जाना आप लोग, यहां पर एक बिंदु है जहां मुझे तरंगों को मिलाना है, ठीक है। कोई व्यक्ति यहां से आवाज निकाल रहा है या कोई बल्ब है जो यहां से आवाज निकलता है, इसकी तरंग ऐसे 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 करके यहां तक पहुंचती है, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये यहां से बोलता है, इसकी तरंग यहां से यहां तक ऐसे ऐसे करके ये पहुंचती है। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, शोर करते हो, बात करते हो, तो कोई उतनी दूर से बोल रहा है, कोई इतनी दूर से बोल रहा है। अब मैं बोला कि ये क्या लिखा है, तो वो भी बोलेगा तरंग, ये भी बोलेगा तरंग। यदि एक साथ बोल दिया तो कौन सा व्यतिकरण कहला जाएगा, संपोषी, है ना। और यदि वो तरंग बोला, कुछ देर बाद ये बोला, तो वो वहां जहां तक इसका रा आएगा उसका ता चालू होगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। यहां पर समझो, यहां पर मैं लिखा हूं कलांतर, इसके बीच का देखो कुछ ना कुछ यहां पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। ये दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है, कोण का अंतर है, ये कितना होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए। और यह पाई का समगुणक, पहले सम संख्या समझते हैं। किसी संख्या में 2 का गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, इवन बन जाएगा। इवन संख्या, जैसे मान लो 2n इसका सूत्र हो गया। यदि n की जगह मैं 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 6। मतलब ये सूत्र जो है 2n ये क्या बताता है, इवन नंबर बताता है, सम संख्या बताता है। 2n का मतलब क्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। ये सम संख्या का सूत्र है, इसमें n का मान रखो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं सूत्र कैसे बना है। मैं बोल रहा हूं कि ये पाई का समगुणक होना चाहिए, यही ना लिखा है। तो ये क्या हो गया, पाई, और 2n का मतलब क्या हो गया, समगुणक। गुणक का मतलब इनके बीच का गुणा का चिन्ह है। तो अब फाई का मतलब हो गया कलांतर। तो इससे शर्त यहीं से बन जाएगी, फाई को बोलेंगे कलांतर, ठीक है। फिर इसको बोल दिए पाई का समगुणक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर शून्य भी शामिल है, तो शून्य तो सम और विषम होता नहीं है, इसलिए इसका 2 नाम हो गया कि पाई शून्य का, या फिर ये कलांतर जो है शून्य का या पाई का कैसा होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए। इस तरह से इसका लाइन बनाना है। तो चलो इसका नाम लो, ऊपर मत देखो, ये क्या कहलाया, कलांतर, ठीक है, फेज डिफरेंस।
और ये क्या कहला गया, पाई, और ये क्या कहला गया, समगुणक। तो कलांतर पाई का या शून्य का समगुणक होना चाहिए। n का मान क्या क्या ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं किसकी, पथांतर की। पथांतर का मतलब रास्ता। जैसे ही यहां तक गया तो इसको लगा 5 मीटर, जो यहां तक है ये कितना है, 7 मीटर। इनके रास्ते का अंतर कितना आ गया, 2 मीटर। तो जो रास्ते का अंतर है वो क्या कहलाया, उसका पथांतर। अभी मैं बोल रहा था कि कोई लड़का यहीं से बोल रहा है, एक लड़का वहां से बोल रहा है, तो ये मेरे से 3 मीटर दूर है, वो मेरे से 5 मीटर दूर है, तो दोनों के रास्ते का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। तो जो रास्ते का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पथांतर, और जो कोणों का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलांतर, है ना। पाथ का डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस कहला गया पाथ का, ठीक है। और जो एंगल का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। तो इसका जो पथांतर है वो क्या होना चाहिए, λ/2 का। लैम्डा माने तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य का कितना होना चाहिए, समगुणक। वही लाइन है फिर से, सिर्फ आपको इसमें कलांतर लिखना है, इसमें क्या लिखना है, पथांतर। तो पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर को डेल्टा से लिखते हैं, तो इसका नाम लेते हैं पथांतर λ/2 का, है ना। हाँ, समगुणक होना चाहिए, शून्य के साथ भी समगुणक होना चाहिए, दोनों के लिए कंडीशन ये बनती है। ठीक है, अब यदि आपसे ये बन गया संपोषी वाला, तो विनाशी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, विनाशी अपने आप बन जाएगा। यहां पर देखते हैं विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के बीच का कलांतर पाई का क्या होना चाहिए, विषम गुणक। अब विषम बनाने का तरीका क्या है, सम संख्या में 1 जोड़ दो तो क्या बनता है, विषम। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 4 है, 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, 6 है, 1 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। माने सम में 1 जोड़ने पर क्या बनता है, विषम। तो अभी सम का सूत्र में लिखा था क्या, 2n, इसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, विषम। तो यहां पर देख लो पूरा सूत्र वही लिखा है, पाई का मतलब ये पाई हो गया, और 2n प्लस का मतलब हो गया विषम, 2n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, विषम। तो ये पाई का क्या होता है, विषम गुणक। तो इसका नाम लेते हैं कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जब विषम आ जाएगा तब हम जान लेंगे कि विनाशी व्यतिकरण, जब सम आ जाएगा तो हम जान लेंगे क्या, संपोषी व्यतिकरण। अब थोड़ा सा मैं चित्र बनाया हूं, इस चित्र को भी नजर करते हैं। यहाँ पर देखना कौन सा ग्राफ है जो ये बताता है कि ये संपोषी है कि कौन विनाशी है। देखो मान लो कोई तरंग ऐसे जा रही है, ये ऊपर इसका विस्थापन कितना है, 1। दूसरी तरंग यहाँ से जा रही है, इसका भी विस्थापन कितना है, 1। दोनों की दिशा ऊपर ऊपर है ना। जब मान लो दोनों मिल गई तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 2। इसका मान बढ़ गया, जब बढ़ गया तो ये क्या कहलाया, संपोषी व्यतिकरण कहला गया। ऐसे है कि चलो यार कोई 2 लोग आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक जो है अपना कुछ पैसा दिया, दूसरा अपना कुछ पैसा दिया, दोनों का पैसा मिला तो ज़्यादा हो गया, तो कोई बिजनेस स्टैंड हो गया। ये एक तरह का क्रिएशन हो गया, है ना, कंस्ट्रक्टिव भाग हो गया। अब मान के चलो दूसरा वाला उससे तो लिया पर खुद खा लिया, है ना, वो भी खत्म कर लिया, इधर उधर कर दिया, तो उसको एक तरह का क्या हो गया, विनाशी हो गया। जब उल्टा काम करे तो देखो इसका उल्टा काम कैसे हो रहा है, ये वाला तो सही है, ये काम कर रहा है ऊपर जाने का, और ये काम कर रहा है किसका, नीचे जाने का। दोनों अलग अलग हैं। भाई अपने पैसे का बिजनेस मैं करूंगा, पर तुम्हारे बिजनेस का अपोजिट करूंगा, जो तुम करोगे उसी को मैं क्या करूंगा, बिगाड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या हुआ, +1, नीचे जा रहा है तो कितना हुआ, -1। दोनों का टोटल कर दोगे क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या हो गया, 0। मतलब यहां पर तरंगों का क्या हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गई तरंगें। तो ऐसा इसको ये किसको दर्शाता है, विनाशी व्यतिकरण को। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर में प्रश्न आता है कि जो वायु का बुलबुला है, वायु का बुलबुला समझते हो, है ना। जैसे मान लो आप ऐसे बना सकते हो कि बाल्टी में पानी भरो, एक ना हो तो पेन जो खाली हो जाती है उसी को ऐसे डाल के भीतर उसमें फूंक दो, उसके अंदर छोटे छोटे क्या बनेंगे, बुलबुले। यदि उसमें लाइट डालोगे तो वो बुलबुले चमकदार दिखने लगेंगे। तो क्यों चमकदार दिखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, व्यतिकरण होता है। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पर तेल की फिल्म, यहाँ फिल्म का मतलब पतली परत है,
थोड़ा सा आप देखो, जैसे ये है, इसके ऊपर पतली सी पन्नी चढ़ाई गई है, ऐसी पतली सी परत को क्या बोला जाता है? फिल्म बोला जाता है। हम यहाँ पर टीवी में जो देखते हैं फिल्म, वो फिल्म नहीं है, यहाँ पर ये पतली परत वाली फिल्म है। ठीक है, तो मान लो कहीं तालाब में तेल गिर गया, अब उसमें धूप पड़ रही है, तो दूर से ही आपको तेल कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। किसके कारण चमकता हुआ दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। या रोड में ही तेल गिर गया, दूर से आप देखते हो तो कलरफुल दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। तो खाली स्थान में भरने के लिए आता है, वायु का बुलबुला खाली स्थान के कारण रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। या तेल की फिल्म है, या साबुन को ऐसे घोलो और उसमें वो उसका झिल्ली बना के ऐसे फूंक दो तो थोड़े बुलबुले बन जाते हैं। हाँ, उन बुलबुले को भी यदि आप धूप में देखोगे तो कैसे दिखाई देंगे? रंगीन।